Hello guys, in this video we will discuss Edgeworth Production Box again. इस टॉपिक में हम एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स के कुछ टॉपिक्स रह गए उसको कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मैंने जैसे पिछली क्लास में कुछ एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स के क्या कराए एग्जाम्पल्स करवाए हैं, तो उसको एक बार ही सॉल्व कर लेना. अब इसके अंदर देखो क्या कहता है. इसने बोला as in the consumer problem, optimal responses to change in parameter includes the following. Means अगर हमारे कंज्यूमर के ऑप्टिमल्स रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इन दिस केस क्या होगा. तो देखो ऑप्टिमल डिमांड बाय ईच प्रोड्यूसर एम, यानी प्रोड्यूसर क्या है, एम है, फॉर ईच फैक्टर एन, और यहाँ पर फैक्टर क्या है, एन है, इज़ हायर विद हायर इंडोमेंट. तो इसका मतलब क्या बोला कि जो प्रोड्यूसर है अगर उनकी इंडोमेंट्स ज़्यादा होगी तो उनकी ऑप्टिमल डिमांड फॉर इनपुट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. एक बार दोबारा देख लो. ऑप्टिमल डिमांड फॉर इनपुट्स बाय ईच प्रोड्यूसर एम फॉर ईच फैक्टर एन इज़ हायर विद हायर इंडोमेंट. मीन्स कि अगर प्रोड्यूसर के पास इंडोमेंट हायर है तो उनकी ऑप्टिमल डिमांड फॉर इनपुट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू इंडोमेंट. तो इसको हम इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में देखते हैं. तो इसने क्या बोला कि फ्रॉम एम और क्या ऑप्टिमल डिमांडेड फॉर फैक्टर एन इज़ हायर मीन्स ग्रेटर देन 0. किसके रिस्पेक्ट में, हायर इंडोमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडोमेंट फ्रॉम एम फॉर इनपुट एन. तो इतनी बात समझ में आती है. तो इसने क्या बोला, ऑप्टिमल डिमांड बाय ईच प्रोड्यूसर एम फॉर ईच फैक्टर एन इज़ हायर विद हायर इंडोमेंट. तो ये फर्स्ट केस समझ में आता है. अब सेकंड केस देखो. सेकंड केस क्या बोलता है, ऑप्टिमल रिलेटिव प्राइस ऑफ अ फैक्टर. मीन्स ऑप्टिमल रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स, यानी ऑप्टिमल प्राइस ऑफ फैक्टर क्या है, W/R, यानी दिस फॉल्स. ये क्या होता है, कम होता है. अब ये कम कब होगा, विद द इंक्रीज इन इट्स रिलेटिव इंडोमेंट. बच्चे जो रिलेटिव इंडोमेंट है, अब रिलेटिव इंडोमेंट का मतलब क्या, इंडोमेंट ऑफ लेबर एंड इंडोमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म एम. दिस इज द रिलेटिव इंडोमेंट फॉर फर्म एम. तो इसने क्या बोला है कि जो हमारा रिलेटिव प्राइस है फैक्टर का वो फॉल होगा कब, जब हमारा रिलेटिव इंडोमेंट है किसका, फैक्टर्स का, वो इंक्रीज़ होगा. तो मैंने एक बार मार्केट के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो देयर इज़ अ एक्सेस सप्लाई कंडीशन, इन दैट केस प्राइस विल फॉल. तो उसमें प्राइस क्या होगा, कम. मीन्स अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा. तो वही कंडीशन यहाँ फॉलो होगी. जब हमारा रिलेटिव इंडोमेंट यानी जो अमाउंट अवेलेबल है इनपुट्स का वो अगर ज़्यादा है, मीन सप्लाई इंक्रीज ज़्यादा है, तो इन दैट केस प्राइस ऑफ फैक्टर्स विल फॉल. तो इसने क्या बोला है कि जो हमारा रिलेटिव प्राइस है, यानी दिस विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, इंडोमेंट के. तो इंडोमेंट हमारा ये हो गया. यहाँ तक बस समझ में आती है. ये क्या होगा, फॉल होगा, तो लेस देन 0. तो ये हमारा कुछ क्या था, एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स का था. तो एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स में क्या कहा गया है कि अगर फर्म का इंडोमेंट ज़्यादा होगा तो ऑप्टिमल डिमांडेड भी ज़्यादा होगी. अगर फर्म का रिलेटिव इंडोमेंट इंक्रीज होगा तो ऑप्टिमल रिलेटिव प्राइस ऑफ आ फैक्टर्स क्या होगा, फॉल्स होगा. तो इतनी बात समझ में आती है. अब देखो, अब हमारा टॉपिक है टोटल ऑप्टिमैलिटी. मैंने टोटल ऑप्टिमैलिटी बताया था कि टोटल ऑप्टिमैलिटी वो होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के प्रेफरेंस को सेटिस्फाई कर दें. मीन्स
जो हमारा प्रोड्यूसर है वो जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है वही पूरा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मींस प्रोड्यूसर का मैक्सिमम क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब उस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी होनी चाहिए। तो देखो इसने क्या बोला, टोटल ऑप्टिमेलिटी। टोटल ऑप्टिमेलिटी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा कंज्यूमर कंज्यूम कर ले ताकि वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर ले। टोटल ऑप्टिमेलिटी इज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग ऑप्टिमल प्रोड्यूसर चॉइस। ठीक है, ये प्रोड्यूसर चॉइस का होता है जहाँ उसका MRTS होता है विद द ऑप्टिमल कंज्यूमर चॉइस MRS। कंज्यूमर के लिए MRS होता है विच आर लिंक्ड बाय प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए कोई प्राइस डिटरमाइन करेंगे, अगर कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, प्राइस डिटरमाइन करेंगे। अब इसको हम टोटल ऑप्टिमैलिटी को हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो दिस इज डायग्राम, on y axis quantity 2, on x axis quantity 1। दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन, ये दिख रहा है ये वाली लाइन, ये दिस इज अवर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का क्या होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का हमारा होता है MRTS। MRTS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मीन्स इसके कुछ टेक्नोलॉजी इसमें ट्रांसफ़र कर दी। तो ये मैंने एक क्लास में तुम्हें पढ़ाया भी था PPC कर्व, उसका MRTS ये होता है। ठीक है, मीन्स हमने इतना प्रोड्यूस किया, ये वाली लाइन दिख रही है, तो ये हमने प्रोड्यूस किया विद गिवन रिसोर्सेज। और अगर हम इस PPC पे है तो इट्स मीन्स वी आर यूजिंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, टोटल ऑप्टिमैलिटी क्या होती है कि जितना भी हमने गुड प्रोड्यूस किया अगर वो सारे गुड कंज्यूमर की प्रेफरेंस को सेटिस्फाई कर दे तो उसको टोटल ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंडिफरेंस का बना दिया। मीन्स जितना प्रोडक्शन हो रहा है कंज्यूमर उतना ही कंज्यूम कर ले रहा है, मीन्स टच, तो मीन्स दोनों इक्वल हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर IC क्या करा दिया, टच करा दिया। तो IC का जो स्लोप होता है वो MRS होता है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इक्वल्स टू प्राइस रेशो ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। तो ये प्रोडक्शन समझ में आ गया, ये हमारा कंजप्शन है, दोनों एक दूसरे को टेंजेंट है, तो मतलब दोनों इक्वल है। जितना टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही मैक्सिमम कंजप्शन हो रहा है। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का और जो कंजप्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, उसका कोई ना कोई तो गिवन प्राइस होगा ना, जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और जिस प्राइस पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी एक बजट लाइन है और ये बजट लाइन का स्लोप क्या है, P रेशो ऑफ प्राइस। तो ये समझ में आता है। तो टोटल ऑप्टिमैलिटी कहाँ होगी, तो देखो टोटल ऑप्टिमैलिटी वहाँ होगी जहाँ स्लोप ऑफ प्रोडक्शन यानी PPC इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा। तो देखो इन दिस केस टोटल ऑप्टिमैलिटी सच दैट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मीट्स ऑप्टिमल कंजप्शन। तो बच्चे देखो अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ यहाँ तक, ये वाली कंडीशन, तो ये कंडीशन किसकी है, ये हमारी है ऑप्टिमैलिटी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर की है इन केस ऑफ PPC। ठीक है, और अब मैं अगर सिर्फ इसको देखूँ तो दिस इज़ द केस ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमैलिटी या कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हमारे प्रोडक्ट के मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये अगर मैं सारी कर दूँ ऐसे टोटल, तो ये होगी हमारी ऑप्टिमल टोटल ऑप्टिमैलिटी, मीन्स कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो यहाँ पर हमने जितने भी एज वर्ड है उस सब की हमने कंडीशंस पढ़ ली। अब हम एज वर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मीन्स प्रोड्यूसर के बिहेवियर में हम प्रोड्यूसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है, यानी टोटल ऑप्टिमैलिटी समझ में आती है, और ये हमारे कुछ एज वर्ड के
फैक्ट्स थे। ये समझ में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन न्यूमेरिकल। देखो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अब हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे प्रोड्यूसर के। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ फर्म यूजिंग लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल यूज़ कर रहा है टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, और हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या गिवन है, ये गिवन है। यहाँ तक बात समझ में आती है। देन विद लेबर प्राइस ऑफ 20, लेबर की प्राइस कितनी है 20 है, एंड कैपिटल प्राइस कितना है 15 है, ठीक है। इट इज़ ऑप्टिमल इफ़ यूजिंग 30 यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर की यूनिट्स दे रखी है तो हमें कैपिटल की यूनिट्स बतानी है। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्टिमल यूनिट ऑफ लेबर दे रखा है, तो हमें ऑप्टिमल यूनिट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आता है। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है, फॉर 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्टिमल बिहेवियर क्या होता है प्रोड्यूसर का, फॉर 2 प्रोडक्ट्स जिसकी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो हमारा, रिलेटिव फैक्टर प्राइस हो। ये हमारा ऑप्टिमल प्रोड्यूसर बिहेवियर का फॉर्मूला है। यहाँ तक बस समझ में आती है। अब देखो एमपीएल निकालना है, तो एमपीएल यानी इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या आएगा, इसकी पावर नीचे यानी 4 और एक पावर कम हो जाएगी, और ये तो कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम एम पी के यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट, ठीक है, तो इस हमें प्रोडक्शन फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको सॉल्व करो तो ये 2 पावर नीचे और एक पावर कम। यहाँ तक क्या बात समझ में आती है बच्चे। अब काटो, देखो ये 3 है और ये 4 है, 2 से 2 काट दूँ, और एक 1 से 1 कट गया, तो कितना बचा ऊपर, एक 2, तो ये तो 3 पावर, इधर 4 पावर, तो ऊपर तो कुछ नहीं बची, ये 1 पावर, ये 2, तो ऊपर एक बचा, और नीचे देखो क्या बचा, ऊपर 3 पावर थी और नीचे 3 गई है ना, तो एक पावर तो बच गई हमारी। इतनी बात समझ में आती है। और इक्वल्स टू W/R। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है ध्यान से देखना, ये 2 क्या हमें यूनिट ऑफ कैपिटल दे रखा है, नहीं, हमें यूनिट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो यूनिट ऑफ कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करना है, बट यूनिट ऑफ लेबर दे रखा है। देखो यहाँ पर हमें दिया था ऑप्टिमल इफ़ यूजिंग 30 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो 30 यूनिट्स ऑफ लेबर, और हमें प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल दे रखा है। तो देखो लेबर प्राइस $20 एंड कैपिटल, और देखो कैपिटल प्राइस इज 15, तो यहाँ पर मैं 15 लिख लूँ। यहाँ तक बात समझ में आती है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा एफ के इधर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ उधर भेज दो। देखो ये डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। 15 2 जा 2 से 2 कैंसल, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज़ 20। तो क्या यहाँ तक बातें समझ में आती है ये क्वेश्चन। तो ये मेरा क्या निकल गया यहाँ पर 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये समझ में आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल ही। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो अ फर्म हुज प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस, प्रोडक्शन फंक्शन ये गिवन है, एंड विच यूज 8 यूनिट ऑफ लेबर, 8 यूनिट ऑफ लेबर, देखो ये रहा क्वेश्चन, एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। वाइल प्राइस ऑफ FL यानी प्राइस ऑफ लेबर
एंड प्राइस ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल होगा। दोबारा देखो, इसने बोला अ फर्म होज प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस एंड विच यूज 8 यूनिट ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट ऑफ कैपिटल while price of labor and capital are $16 and $24 respectively. Should the amount of factor L, a factor L means unit of labor का हमें क्या करना है? तो बच्चे देखो, सबसे पहले अगर हम फर्म्स ऑप्टिमल बिहेवियर देखते हैं तो देखो क्या फर्म्स ऑप्टिमल बिहेवियर है ना, फर्म्स ऑप्टिमल बिहेवियर इज ड्राइवन बाय MRTS है ना, किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वलिंग द फैक्टर प्राइस रेशो मीन्स जो हमारा MPL है यानी रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू फैक्टर प्राइस रेशो, ये होना चाहिए। क्या तो इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लेबर की पावर 2 एंड कैपिटल की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने में इजी। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन फंक्शन का एम्पेयर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो बच्चे यहाँ पर एम्पेयर निकालो, तो देखो तो पावर नीचे 1 पावर कम और ये कैपिटल फिक्स्ड। अब मुझे के रिस्पेक्ट में निकालना है यानी इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो 5 की पावर और एफ के और इसकी पावर आ जाएगी 4, एक कम। डब्लू, अब देखो अभी फ़िलहाल डब्लू को हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 पावर से 1 पावर गई, 5 पावर से 4 पावर गई, तो यहाँ पर क्या बचा? ऊपर 2 और ये 5। अब बच्चे देखो ऊपर 5 पावर थी, 4 हमने कैंसिल करी है, तो 1 पावर तो बच गई। और नीचे देखो ऊपर 1 पावर, ये 2 पावर थी, तो नीचे 1 पावर बच गई। बताओ कि इतनी बात समझ में आती है? नाउ पुट द वैल्यू एफ के यूनिट ऑफ कैपिटल वाइल, देखो वाइल यूजिंग 8 यूनिट ऑफ लेबर, 8 यूनिट लेबर की है एंड 10 यूनिट कैपिटल की है। तो देखो कैपिटल की 10 यूनिट और इसकी 8 यूनिट, यहाँ तक बात समझ में आती है? डब्लू देखो प्राइस ऑफ लेबर कितना है 16 एंड प्राइस ऑफ कैपिटल 24, तो 16/24, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको सॉल्व करो, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 5 2 जा और ये 1, तो ये 1/2 है। ये सॉल्व किया मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट को। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 2 जा 8 3 जा, तो ये आ गया 2/3। तो ये ग्रेटर है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.5 और इसकी वैल्यू आएगी 0.66, है ना। तो ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन क्या है हमारा? मीन्स हमारा ग्रेटर देन है W/R। किसके कंपैरिजन में? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, है ना। ये सीन है यहाँ पर। अब देखो इसने क्या पूछा, इसने पूछा शुड द, देखो इसने पूछा शुड डैश द अमाउंट ऑफ फैक्टर लेबर, यानी लेबर के अमाउंट को हमें बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए। तो बच्चे देखो अब एक चीज़ समझाती हूँ मैं यहाँ पर। अगर किसी की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता है। अगर किसी की क्वांटिटी हम कम करते हैं तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये कंडीशन समझ में आती है? ठीक है, अब देखो यहाँ केस में हमारा ये ग्रेटर है, तो हमें ऑप्टिमैलिटी कहाँ आती है? जहाँ दोनों इक्वल होते हैं। तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू को हमें 0.66 तक लाना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो देखो इसके पॉइंट को हमें क्या करना है? बढ़ाना है।
है ना। तो देखो ये कब बढ़ेगा, तो हमें तो ऊपर वाली की वैल्यू बतानी है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ाना है लेबर का। तो देखो लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, ये दिख रहा है, जब हम उसकी क्वांटिटी क्या कर दें, कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमें क्वांटिटी ऑफ लेबर कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, शुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फैक्टर एल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें इसका क्वांटिटी कम करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा और बढ़कर 0.66 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या आया, शुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फैक्टर लेबर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखना। तो देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडरिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज दिस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इज दिस। ठीक है, देन जनरल इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी विद टू गुड्स, गुड 1 एंड 2 इज सच दैट। तो ये हमारा जो MIMC2 है इज इक्वल टू व्हाट, तो ये किसके इक्वल होगा। तो पहले हम टोटल ऑप्टिमैलिटी, देखो जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ये, तो मीन्स टोटल ऑप्टिमैलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि इसने मार्जिनल यूटिलिटी यानी कंज्यूमर की बात करी है एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड एक्स, तो इसने किसकी बात करी है, प्रोड्यूसर की बात करी है। तो इसने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात करी है इन जनरल इक्विलिब्रियम, तो इट्स मीन्स इट इज़ द केस ऑफ टोटल ऑप्टिमैलिटी। तो बच्चे देखो टोटल ऑप्टिमैलिटी कहाँ होता है, तो टोटल ऑप्टिमैलिटी इन अ जनरल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी यानी रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस, है ना। ये होता है हमारा टोटल ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन, है ना। टोटल ऑप्टिमैलिटी इन जनरल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को लेकर चलते हैं। एक मैंने चैप्टर में कराया था अभी, शायद इसी टॉपिक में कराया अभी स्टार्टिंग में। ये हमारा प्रोडक्शन है और यहाँ पर हमारा क्या है, कंजप्शन, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हमने कंज्यूम कर लिया, और विद द गिवन प्राइस, है ना, बजट। अब देखो यहाँ पर तो प्राइस का कुछ मेंशन ही नहीं है ना, यहाँ पर प्राइस का मेंशन है कुछ, तो हम मान के चल रहे हैं प्राइस क्या है, दोनों कांस्टेंट। तो मीन्स हम मान के चलते हैं रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ मान के चल रहे प्राइस हमारा 1 है, यानी कांस्टेंट है ना, क्योंकि प्राइस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया हुआ। तो इन दिस केस अब देखो ये तो 1 है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। तो देखो अब इसने क्या बोला है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 गुड एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, मार्जिनल कॉस्ट, यानी इससे मल्टीप्लाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 गुड एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड, ये इक्वल आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। दिस इज द केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, मीन्स टोटल ऑप्टिमैलिटी केस इन जनरल इक्विलिब्रियम। अब देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है या ये दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड 1, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 मल्टीप्लाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड 2, दिस इज गिवन। तो देखो ये रहा,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड 2। तो ये किसके इक्वल है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। तो अगर क्वेश्चन में हमें प्राइस गिवन ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी डेट इज इक्वल्स टू 1। तो इन दिस केस ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस नहीं लेकर चलेंगे, है ना, छोड़ ही देते हैं प्राइस। तो दिस केस तो हमने क्या करा, प्रोड्यूसर के 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए। तो प्रोड्यूसर्स के ये न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे डिपेंड है। एट कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व इन प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूसर के केस में, प्रोडक्शन लिख देती हूँ। प्रोडक्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है? ये सारे आइसोक्वांट की टेंडेंसी को कनेक्ट करता है। तो मीन्स हर प्रोड्यूसर के लिए MRTS क्या होगा? इक्वल होगा किसके? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच प्रोड्यूसर एट कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, तो ये देख लेना।